हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं शेड्यूल्ड बैंक्स एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक के बारे में। इसमें हम समझेंगे इंडियन बैंकिंग सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूरा डिटेल में टॉपिक समझने वाले हैं। और बाकी इससे रिलेटेड अगर आप और वीडियो देखना चाहते हो तो आप इंडियन बैंकिंग सिस्टम की प्लेलिस्ट में जा सकते हो, ठीक है। वहाँ पर आपको इस रिलेटेड और वीडियो मिल जाएगी और हर वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में उसके नोट्स मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। सबसे पहले बात करते हैं कि शेड्यूल्ड बैंक्स क्या होते हैं। देखिए, शेड्यूल्ड बैंक ऐसे बैंक होते हैं जो कि आरबीआई एक्ट 1934 में सेकंड शेड्यूल में लिस्टेड होते हैं। शेड्यूल बने हुए बहुत सारे आरबीआई एक्ट के अंदर, तो उसमें सेकंड शेड्यूल है। अगर उसमें सेकंड शेड्यूल में लिस्टेड हो गए वो बैंक, जो भी बैंक उसमें लिस्ट होगा उसे वो बोला जाएगा शेड्यूल्ड बैंक्स। और जो शेड्यूल्ड बैंक है उसको कम से कम 5 लाख की मिनिमम कैपिटल चाहिए होती है। और वो मिनिमम कैपिटल निकाली जाती है कि पेड अप कैपिटल उसकी जितनी है और बाकी जो भी उसने रिजर्व बना रखे हैं उन दोनों को जोड़ के। अब ये समझे कि क्या मतलब है इसका। लेकिन जो शेड्यूल बैंक नहीं है उसको क्या, वो कैसे बनेंगे? जो सेकंड शेड्यूल में नहीं आ रहे। सेकंड शेड्यूल में क्या है? सेकंड शेड्यूल में बेसिकली कुछ नहीं है, नाम है बहुत सारे बैंक के सेकंड शेड्यूल में। तो उस नाम में अगर आप आ रहे, आपका भी बैंक का नाम है तो वो शेड्यूल बैंक बोले जाएगा आपको। अगर वो बैंक का आपका नाम नहीं है नाम, तो उसे नॉन शेड्यूल बोला जाएगा। तो फर्स्ट शेड्यूल, ऐसे बड़े सारे शेड्यूल है। फर्स्ट शेड्यूल में आपको बताओ तो फर्स्ट शेड्यूल में स्टेट है, स्टेट के नाम है, वो बता रहा है उस फर्स्ट शेड्यूल में आरबी की वेस्ट वाली स्टेट कौन सी है, नॉर्थ वाली स्टेट कौन सी बोली जाएगी, ईस्ट वाली कौन सी बोली जाएगी, ठीक है ना। सेकंड शेड्यूल में ये बता रहा है। तो शेड्यूल बैंक क्या कहेंगे? वो बैंक जो सेकंड शेड्यूल में लिस्टेड है उसे क्या बोला गया? शेड्यूल बैंक। और जो नहीं है, नॉन शेड्यूल बैंक। समझ आ गई बात? अब हर एक शेड्यूल बैंक को मेंटेन करनी पड़ती है कम से कम 5 लाख की कैपिटल, एज अ प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम लिमिट है वो, फॉर फुली पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व टेकन टुगेदर। फुली पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। फुली पेड अप कैपिटल का मतलब ये है कि जो कंपनी शेयर इशू करती है ना, उसी तरीके से बैंक वाले भी जो अपनी शेयर इशू करेगी और जितने लोगों ने सब्सक्राइब करे वो बन जाती है पेड अप। मान लो बैंक ने 1,000 शेयर इशू करे और 100 रुपए के एक शेयर है, यानी कि अब लोगों ने 1,000 के साथ शेयर खरीद लिया मान लो, तो कंपनी में पैसा कितना आ गया, ये बैंक में पैसा कितना आ गया? 1 लाख का। तो 1 लाख को बोला जाएगा पेड अप कैपिटल, जो कंपनी को पे करा है। और बाकी मान लो कि प्रॉफिट में से कोई रिजर्व बनाया है, अब वो रिजर्व भी कैपिटल में जाके ऐड हो जाता है बाद में, तो इसलिए फ्री रिजर्व भी आपको साथ में लेने हैं। 1 लाख प्लस मान लो 50,000 के रिजर्व थे, तो इन दोनों को मिला के कह रहे हैं कि 5 लाख की मिनिमम कैपिटल बननी चाहिए। अगर वो नहीं है तो आप शेड्यूल बैंक नहीं बन सकते। तो सेकंड शेड्यूल में आने के लिए आपका कुछ कंडीशन है, वो वही कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ क्या है। पहले तो पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व को आपकी 5 लाख के होने चाहिए। अगर 5 लाख के नहीं है तो आप सेकंड शेड्यूल में बैंक में नहीं आ सकते। अगर आपका बैंक कोऑपरेटिव बैंक है तो वो रजिस्टर्ड होना चाहिए एज अ कंपनी अकॉर्डिंग टू स्टेट लेवल कोऑपरेटिव बैंकिंग कंपनी एक्ट। जो स्टेट लेवल कोऑपरेटिव बैंकिंग कंपनी, कोई भी स्टेट, हर एक का स्टेट का कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक्ट होता है ना, तो स्टेट लेवल जो कोऑपरेटिव बैंकिंग कंपनी एक्ट है वहां पर एज अ कंपनी आपको रजिस्टर्ड होनी चाहिए। बिकॉज कंपनी नहीं है तो आपकी पेड अप कैपिटल कैसे बनेगी? पेड अप कैपिटल देखी नहीं जा सकती। पेड अप कैपिटल उसी की देखी जाती है जो कंपनी है। अगर आपका बैंकिंग बैंक आपका कंपनी एज अ रजिस्टर्ड नहीं है तो पेड अप कैपिटल कैसे देखेगी आपकी? इसीलिए कंपनी एज अ रजिस्टर्ड होनी चाहिए। बाकी कोई भी ऐसा बैंक जो गवर्नमेंट के द्वारा बना हुआ है अप्रूवल से, या किसी भी लॉ में रजिस्टर्ड है, या कोई भी ऐसा एक्ट जो हमारी कंट्री के अंदर है उसमें ऐसा बैंक बना हुआ है वो, तो वो भी एंटाइटल है सेकंड शेड्यूल में आने के लिए। और वो बैंक जो दोबारा से सेकंड शेड्यूल में आना चाहते हैं, यानी कि वो पहले था, उसकी एग्जिस्टेंस थी, लेकिन दोबारा से अप्लाई कर रहा है वो, तो वो एज अ सिक्योर, वो तब बन सकता है जब एज अ सिक्योर्ड ए ग्रेड उसे मिले ऑडिटर से। अगर ऑडिटर उसे सिक्योर्ड ए ग्रेड बैंक बोलता है, यानी कि बिल्कुल सिक्योर्ड बैंक है, तब वो दोबारा अप्लाई कर सकता है, ठीक है। अब देखो शेड्यूल बैंक को क्या क्या कर सकता है वो, उसके बारे में लिखा हुआ है। सारे के सारे शेड्यूल बैंक सेंट्रल गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल को परचेज कर सकते हैं। ट्रेजरी बिल होते हैं एक शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जैसे शेयर डिवेंचर होते हैं ना, वैसे ट्रेजरी बिल होता है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म नेचर का होता है। अगर शेड्यूल बैंक ने परचेज करा ट्रेजरी बिल तो गवर्नमेंट को बहुत जल्दी फिर पैसा लौटाना पड़ता है शेड्यूल बैंक को। तो गवर्नमेंट पैसा रेस करने के लिए ट्रेजरी बिल को इशू करती है, तो वो ये शेड्यूल बैंक खरीद सकते हैं, खाली शेड्यूल बैंक ट्रेजरी बिल को।
शेड्यूल बैंक का ऑपरेशन बहुत ही स्ट्रिक्ट सर्वेलेंस के अंदर आता है, बहुत ही निगरानी में आता है। आरबीआई के सारे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं उसे। उसे सबमिट करनी पड़ती है अपनी रिपोर्ट, जो भी वो पूरे साल में उसने करा, उसने सारी रिपोर्ट उसको सबमिट करनी पड़ेगी अपनी वर्किंग की। शेड्यूल बैंक को सारे फाइनेंशियल डिसिप्लिन, जो भी पैसा से रिलेटेड डिसिप्लिन है, वो सारे फॉलो करने पड़ेंगे, सारे स्ट्रिक्ट नॉर्म्स की। जैसे कि रिजर्व रिक्वायरमेंट रखनी पड़ती है, आपको पता है कैश रिजर्व रेशियो होती है, तो कैश रिजर्व रेशियो शेड्यूल बैंक को ही फॉलो करनी पड़ती है। एक आरबीआई के पास फिक्स्ड डिपॉजिट का हिस्सा कुछ रखना पड़ता है आरबीआई के पास, हर एक शेड्यूल बैंक को। इन्वेस्टमेंट, शेड्यूल बैंक को बहुत ही कॉशियस रहना पड़ता है कि वो कस्टमर के इंटरेस्ट के हिसाब से काम करे, कस्टमर को नुकसान ना पहुंचाए। आज की डेट पे सारे नेशनलाइज बैंक, प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन बैंक, बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक भी रजिस्टर्ड है शेड्यूल बैंक में। ठीक है, अब बात समझते हैं एडवांटेजेस क्या क्या मिलते हैं शेड्यूल बैंक को। तो देखो, वही एडवांटेज सबसे बड़ा मिलता है कि बैंक पैसा रेस कर सकते हैं आरबीआई से, बाकी कोई नो शेड्यूल बैंक नहीं कर सकता। वो पैसा रेज कर सकते हैं बाय री डिस्काउंटिंग द बिल्स ऑलरेडी डिस्काउंटेड। कोई बिल को डिस्काउंट करवाते हैं, बैंकों को पता है। कोई मान लो जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, तो वो बेल्स बैंक में मान लो कोई एक बंदा है जिसको पैसा चाहिए बिल ऑफ एक्सचेंज से, और पैसा बाद में चाहिए, उसकी ड्यू डेट बाद में है, तो वो बैंक जा सकता है और बैंक वाले क्या कर सकते हैं, उसको पैसा दे सकते हैं और उसके बदले में डिस्काउंटिंग चार्जेस देता है। डिस्काउंट करवाने का मतलब डिस्काउंटिंग चार्जेस देता है, तो उसी से पैसा बनाता है बैंक। वही वो कह रहा है कि वो पैसा बना सकता है डिस्काउंट करवा के, और दोबारा से डिस्काउंट भी कर सकता है री डिस्काउंटिंग करवा के, ताकि दोबारा पैसा है। ठीक है, आरबीआई के साथ ये बैंक बहुत सारे अपनी ब्रांचेस को ओपन कर सकते हैं, अकाउंट्स को ओपन कर सकते हैं ऑफ द एट वेरियस ब्रांचेस ऑफ द आरबीआई। ठीक है, अपने बैंक अपना आरबीआई के साथ अकाउंट ओपन कर सकते हैं और बड़े सारे अकाउंट ऑपरेट कर सकते हैं वेरियस ब्रांचेस में। ठीक है, और बैंक जो है ये रेमिटेंस फैसिलिटी बैंक को ही मिलती है, यानी कि कोई अगर बैंक को अपना अकाउंट से, एक अकाउंट से दूसरे पैसे अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं, तो वो कर सकते हैं। इसी को मिलता है रेमिटेंस फैसिलिटी, और किसी को नहीं मिलता। बैंक ही शेड्यूल बैंक ऐसे है जिसको, जैसे कोई लेटर ऑफ क्रेडिट है, जैसे कि कोई उधार में सामान खरीदा, तो आपने कोई लेटर ऑफ क्रेडिट बनाना है जिससे बायर आपको पैसा दे, तो बैंक वाले इशू कर सकते हैं कोई गारंटी लेटर, डिमांड ड्राफ्ट, ताकि सामने वाले कस्टमर को आसानी हो पैसा लेने के लिए सामने वाले कस्टमर से। और ये सारे बैंक हर जगह पे गवर्नमेंट ऑफिस में एक्सेप्ट होता है जो बैंक ने इशू करा। ठीक है, चेक भी शेड्यूल बैंक का सारा एक्सेप्ट, हर जगह एक्सेप्ट होता है। आरबीआई ही उसका लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट बनता है जो शेड्यूल बैंक होते हैं। मान लो शेड्यूल बैंक को पैसा नहीं मिल रहा, तो आरबीआई उसकी मदद करेगा, लेकिन आरबीआई नॉन शेड्यूल बैंक की मदद नहीं करता। ठीक है, इट हेल्प्स ऑल बैंक्स बट सिंस ऑपरेशन ऑफ शेड्यूल बैंक आर स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू आरबीआई, तो कुछ प्रोसीजर डिले हो सकते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ शेड्यूल बैंक आर अवॉइडेड। कह रहा है कि प्रोसीजर डिले को जो होते हैं वो अवॉइड करने पड़ते हैं आरबीआई को शेड्यूल बैंक की मदद करने के लिए। सारे शेड्यूल बैंक जो नॉन शेड्यूल है, all banks are non scheduled and due to closer supervision of RBI, the scheduled bank are held in better esteem by customer. जो बैंक नॉन शेड्यूल, ऑल बैंक आर नॉन शेड्यूल एंड ड्यू टू क्लोजर ऑफ आरबीआई, उसके बाद जो सुपरविजन, पहले ना सारे बैंक, पहले क्या थे, सारे बैंक नॉन शेड्यूल ही होते हैं क्योंकि सुपरविजन आरबीआई का नहीं था। लेकिन जब शेड्यूल बैंक होते हैं, जो जब शेड्यूल बैंक बने, तो वो ज्यादा कस्टमर के एस्टीम, कस्टमर का भरोसा जीतते हैं, कस्टमर को ज्यादा पसंद करते हैं। शेड्यूल बैंक ज्यादा बिजनेस बना पाते हैं नॉन शेड्यूल से, क्योंकि उसको कस्टमर ज्यादा मिलते हैं। आरबीआई ज्यादा कन्वीनियंट होता है उनको रेगुलेट करने में, आरबीआई को पूरा मनी सप्लाई कंट्रोल करने, क्योंकि आरबीआई सारा उसको कंट्रोल करता है। तो आरबीआई की जो बात मानेगा उसी के तो थ्रू पूरी कंट्री में इकोनॉमी को कंट्रोल करेगा आरबीआई। जो बात ही नहीं मानेगा उसको कैसे कंट्रोल करेगा। ठीक है ना, इसकी वजह से शेड्यूल बैंक को ज्यादा बेनिफिट मिलता है, आरबीआई ज्यादा बेनिफिट देता है उसे। गवर्नमेंट की ट्रांजेक्शन शेड्यूल बैंक के थ्रू होती है। गवर्नमेंट को कोई अपना कोई अकाउंट, मतलब कोई अगर पैसा देना है कोई चैरिटी में इधर उधर, तो वो शेड्यूल बैंक देते हैं। सारे बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं आरबीआई के साथ, को पता है, तो इसलिए वो आरबीआई के साथ अकाउंट ओपन है, तो सारे गवर्नमेंट की ट्रांजेक्शन कर पाएगी वो। शेड्यूल बैंक एलिजिबल है रीफाइनेंस फैसिलिटी, यानी कि एक को पैसा, अगर दोबारा एक को पैसा मिल गया शेड्यूल बैंक, तो दोबारा भी ले सकते हैं वो पैसा आरबीआई से, बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी। ठीक है, तो ऑल अदर बैंक विच आर नॉट शेड्यूल, विच आर नॉट डिस्टिंक्ट सेकंड शेड्यूल, तो उनको कोई भी ऐसी फैसिलिटी नहीं मिलती जो हमने अभी देखी।
रेमिटेंस फैसिलिटी नहीं मिलती, बिल को दोबारा रीडिस्काउंट नहीं कर सकते वो जो पैसा बनाने के लिए, ये लेटर ऑफ क्रेडिट डिमांड ड्राफ्ट इशू नहीं कर सकते नॉन शेड्यूल। आरबीआई उनको पैसा नहीं दे सकता नॉन शेड्यूल को, समझ आ रही है बात ये। आरबीआई सिर्फ उन्हीं को पैसा देता है जो शेड्यूल होता है। कस्टमर उनको एक्सेप्ट नहीं करते नॉन शेड्यूल को, गवर्नमेंट की ट्रांजेक्शन नहीं कर पाते वो शेड्यूल बैंक, नॉन शेड्यूल बैंक। इसीलिए नॉन शेड्यूल बैंक को क्रेडिबिलिटी नहीं मिलती, सिर्फ क्रेडिबिलिटी किसकी रहती है कस्टमर के आईज में, शेड्यूल बैंक की, क्योंकि हम उन पे विश्वास करते हैं जो कि ज्यादा अच्छे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हैं, स्ट्रिक्ट नॉर्म्स पे, तो हम उस पर विश्वास करते हैं कि ये हमें धोखा नहीं देगा, ये इसमें ये सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर रहा है आरबीआई। जो अपने हिसाब से काम कर रहा है उसको हम फॉलो नहीं करते। थोड़ा डिफरेंस की बात करते हैं अब। तो शेड्यूल बैंक का जैसे हमने मीनिंग समझा, मीनिंग क्या है, ये गलत लिखा है, 5 लाख आएगा, ठीक है, तो सही कर लेना, ये 5 लाख आएगा। शेड्यूल बैंक एक ऐसा बैंकिंग कॉर्पोरेशन है जिसकी पेड अप कैपिटल मिनिमम 5 लाख की होनी चाहिए और डिपॉजिटर के इंटरेस्ट के हिसाब से काम करे। लेकिन नो शेड्यूल बैंक को कोई रूल फॉलो नहीं करना पड़ता और ना ही वो शेड्यूल बैंक की कैटेगरी में आते हैं। सेकंड शेड्यूल में कौन लिस्ट होता है, शेड्यूल बैंक, ये नहीं होता। कैश रिजर्व रेशियो जो हम बात करते हैं रिजर्व रिक्वायरमेंट की, कि रिजर्व रिक्वायरमेंट रखनी पड़ती है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ता है, तो यही वही है कि शेड्यूल बैंक को मेंटेन करना पड़ता है कैश रिजर्व रेशियो आरबीआई के साथ, कि अपने डिपॉजिट का कुछ हिस्सा आरबीआई के पास रखना पड़ता है, ये इसको अपने पास ही रखना पड़ता है। जैसे कि हम बात करते हैं कि आरबीआई से लोन उसी को मिल सकता है, पैसा उसी को मिल सकता है जो शेड्यूल्ड है, तो ये शेड्यूल बैंक ही अलो है बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई फॉर रेगुलर बैंकिंग पर्पस। नो शेड्यूल बैंक को अलाउ नहीं है। शेड्यूल बैंक को जैसे कि हम बात करते हैं कि उसको सारे अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है, रिटर्न्स क्या क्या उसने करी, इसको सबमिट करनी पड़ती है पीरियडिकली शेड्यूल बैंक को, इसको कुछ नहीं करना पड़ता। और क्लियरिंग हाउस का मेंबर शेड्यूल बैंक बन सकता है। क्लियरिंग हाउस का मतलब सेटलमेंट कराने के लिए, कोई ट्रांजेक्शन को सेटल करना है, मान लो कोई बैंक है उसने किसी को पैसा दिया, ठीक है, या किसी बैंक को किसी से पैसा लेना है, तो आरबीआई सेटल करता है ज्यादातर आरबीआई के पास, क्योंकि आरबीआई के पास क्या होते हैं, सारे बैंक के अकाउंट होते हैं, सारे सारे बैंक के सब, हर एक बैंक को आरबीआई के साथ अकाउंट ओपन करना पड़ता है, तो आरबीआई किसी के भी अकाउंट से सेटलमेंट कर सकता है कि इससे पैसा लेके इसको दे दिया, इससे पैसा लेके इसको दे दिया, सेटलमेंट बोलते हैं। तो ऐसे ही उसमें शेड्यूल बैंक भी मेंबर पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्लियरिंग हाउस करने के लिए, एज अ सेटलमेंट करने के लिए किसी चीज को किसी बैंक के साथ, तो वो शेड्यूल बैंक को मेंबर बनाते हैं आरबीआई कि आप करो। जैसे एसबीआई, शेड्यूल एसबीआई एज अ सेंट्रल बैंक की तरह वर्क करता है, क्लियरिंग मेंबर भी है वो, एज अ क्लियरिंग हाउस भी है वो, ठीक है। एसबीआई बैंक, एसबीआई बिल्कुल उस सेंट्रल बैंक के फंक्शन जैसा भी परफॉर्म कर लेता है, क्योंकि एसबीआई के पास सारा, उसको सबसे पुराना बैंक है एसबीआई पब्लिक सेक्टर में, आप देख लो, तो एसबीआई ऐसा है, ठीक है। लेकिन ये मेंबर नहीं बनते क्लियरिंग हाउस में, शेड्यूल बैंक बन बनते हैं। रेमिटेंस फैसिलिटी की जो बात कर रहा था मैं, कि भाई अगर एक बैंक को अपने अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना है या कुछ लेना है, वो कर पाएंगे शेड्यूल बैंक एट अ कंसेशनल रेट, बहुत ही रेट कम चार्ज करते हैं आरबीआई, इसको कोई नहीं इजाजत है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक करें फिर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं, बाय बाय।